नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का एमबी फोकस में स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूरे बिहार राज्य में प्रथम स्थान पर खुद को स्थापित करने वाले श्री हिटलर कुमार सिंह जी मौजूद हैं, जिन्होंने राज्य स्तर पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्तमान में यह उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय लौछे बकरी में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। तो आइए मिलते हैं सर से और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। सबसे पहले तो सर हमारे एमबी फोकस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम हिटलर कुमार सिंह है और मैं बेगूसराय का ही रहने वाला हूँ। मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय बेगूसराय से जी। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की है और उसके बाद मैंने ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से जी। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की दोनों। डिग्री हासिल की है। वर्तमान में मैं एक शिक्षक के रूप में बखरी उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लौछे में कार्यरत हूँ। जी। तो संक्षेप में मेरा यही परिचय है। तो सर ये जो टीचिंग सेक्टर में आना, क्या मतलब ये पहले से आपका सपना था या फिर कुछ ऐसी परिस्थिति हुई जो आप शैक्षणिक क्षेत्र में आए? टीचिंग सेक्टर में आना मेरा सपना नहीं था, लेकिन मैं अपने लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में जी। टीचर को अपना रोल मॉडल मानता था। जी। मैंने अपने जीवन में एक से एक बेहतरीन शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त किया है। तो मुझे टीचर के बारे में मेरे मन में एक अच्छा इम्प्रेशन था। जी। ऐसा नहीं है कि हर कोई परिस्थितियों के कारण ही शिक्षक बनता है। जी। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। मैं उस समाज से बिलोंग करता हूँ और मैं उस शैक्षणिक संस्थान में पढ़ा हूँ जी। जहाँ पर कि एक से एक बेहतरीन शिक्षक थे और वो हमारे सारे ही शिक्षक टीचर बाय चॉइस थे, परिस्थितियों के कारण शिक्षक नहीं बने थे। जी। तो मैं उनसे प्रभावित रहा हूँ। तो इसलिए टीचर बनना ऐसा नहीं है कि समाज का सबसे अगुआ दस्ता होता है टीचर। बिल्कुल। टीचर की सोच जहाँ आज है, समाज वहाँ टीचर के बाद पहुँचती है। जी। इसलिए टीचिंग का प्रोफेशन मुझे निश्चित रूप से आकर्षक लगता था, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। जी। जी। आप एज अ टीचर आप वर्क कर रहे थे गवर्नमेंट स्कूल में ही, तो सब कुछ देखते हुए और पढ़ाई जारी रखते हुए यहाँ तक पहुँचना। एज ए टीचर मैं वर्क कर रहा था और मैं अपने काम को बड़े ही दायित्व बोध के साथ निभाता हूँ। जी। मैं जिस भी विद्यालय में रहता हूँ तो अपना जो मेरा काम है मैं उसको सीरियसली और रिलीजियसली निभाता हूँ। तो इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिलता है कि आफ्टर ऑल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें विषय से ही सवाल संबंधित होते हैं और कुछ जो है हमारा जो प्रशिक्षण का होता है उससे संबंधित होते हैं सवाल। तो एक अच्छा टीचर यदि हो और विद्यालय की गतिविधियों में वो पार्टिसिपेट करता हो और वह जो है एक समाज का अच्छा नागरिक हो जो कि समसामयिक घटनाओं के ऊपर अपने सोच रखता हो, समझ रखता हो, तो निश्चित रूप से उसके लिए यह आसान काम होगा। और जहाँ तक बात है कुछ विशेष तैयारी की, तो मुझे कुछ विशेष तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरी रुचि पढ़ने में सदा से रही है और जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, इतिहास के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूछा जाता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथमेटिक्स के सवाल होते हैं। तो ये सारे मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं। तो जीवन में कहीं ना कहीं मैं इन सब्जेक्ट से बहुत लगाव रखता हूँ जी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आप साइंस के टीचर हैं? नहीं, मैं फिलहाल सामाजिक विज्ञान का शिक्षक हूँ। अच्छा अच्छा। यस, लेकिन बाकी विषयों में भी मेरी रुचि है, मतलब ऑलराउंडर अच्छी रुचि है। यस, मेरे कुछ शिक्षक ऐसे थे जो कि ऑलराउंडर थे। मेरे जीवन में कुछ ऐसे शिक्षक मिले जो कि पढ़ने में तो अच्छे थे ही, एज ए ऑरेटर, एज ए प्लेयर, हर तरह की कला उनके अंदर पाई जाती थी। तो मैं उन शिक्षकों से प्रभावित हूँ। तो मुझे लगता है कि, और मैं ये मानता हूँ कि जितने भी विषय हैं सब इंटरडिपेंडेंट होते हैं। कोई विषय नहीं है कि बिल्कुल अलग अलग होता है। बिल्कुल। तो सारे विषय
इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो मैं इस तरीके से सोचता हूँ, मेरा ये मानना है, इसलिए मुझे विशेष तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ी। जी। लेकिन पढ़ना तो पड़ता ही है, कोई शॉर्टकट तो है नहीं लाइफ का, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। जी। और यदि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। जी। ये सबसे पता बड़ी होना कि क्या पढ़ना है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या नहीं क्या पढ़ना नहीं है। पढ़ना है। आप जो है बहुत सारी चीज़ें हमको इंटरेस्टिंग लगते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे विषय, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जब तैयारी करते हैं तो उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है और सिलसिलेवार तरीके से पढ़ना है, जी। जो कि परीक्षा में जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और तभी आप किसी एग्जाम में compete कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। जी। तो जिस दिन आप ये सीख जाएंगे कि स्मार्टली कैसे पढ़ा जाए, कैसे क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया जाए, जी। तो उस दिन ये आसान हो जाता है, आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। जी। जहाँ तक आपने बताया कि रोल मॉडल, तो कोई ना कोई एक ऐसे टीचर होंगे जो आपके रोल मॉडल होंगे। मेरे रोल मॉडल तो हर टीचर हमारे है, लेकिन फिर भी एक होता है रोल एक मॉडल क्वालिटी, एक इंसान की ऐसी क्वालिटी जो हर वो घर शिक्षक कर से मैंने जाती है। कुछ न कुछ सीखा है। जी। मैं नवोदय विद्यालय का छात्र रहा हूँ, जेएनवी बेगूसराय का, जी। तो एक से एक टीचर वहाँ हुआ करते थे। बिल्कुल। हमारे एक टीचर थे, धीरेन्द्र कुमार झा नाम था उनका, भागलपुर यूनिवर्सिटी के टॉपर थे। तो मैं भी बता रहा था कि वो हर क्षेत्र के एक्सपर्ट थे। वो एक अच्छे खिलाड़ी थे, एक अच्छे वक्ता थे, सोशल साइंस के अच्छे जानकार थे, एक अच्छे व्यक्ति थे। जी। हर तरह के का उनके अंदर जो है टैलेंट था। जी। तो मैं उनसे प्रभावित रहा हूँ। हमारे यहाँ हिंदी के भी शिक्षक थे, डॉक्टर मनमोहन चौधरी। वह मैं मानता हूँ कि एक अच्छे कवि थे, एक अच्छे लेखक थे, और उनकी भाषा जो है इतनी सहज, इतनी सरल और इतनी आकर्षक होती थी। मुझे उन दिनों का याद आता है तो लगता है कि बहुत कुछ मिस करता हूँ उन शिक्षकों को। आज अपने बीच मतलब नहीं समय देख रुक रहा जाए हूँ। और मैं फिर वो कहीं पीछे चला अन्यत्र जाऊं। हैं जी। और बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता है, लेकिन उन दिनों को याद करता हूँ तो लगता है क्या हमारे टीचर थे। बिल्कुल। मैं उनके सामने अभी कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे टीचर से मैं पढ़ा हूँ। जी। तो वो हमारे रोल मॉडल हैं। वैसे हर टीचर अच्छे होते हैं। बच्चों को चाहिए कि अपने टीचर का सम्मान करें, तभी वह उनको रोल मॉडल नजर आएगा। बिल्कुल। तो बच्चे इस दृष्टि से सोचेंगे कि हमको उनसे सीखना है, तो हर टीचर रोल मॉडल है। तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग कहाँ हुई थी? मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग राजकीयकृत उच्च विद्यालय मोहनपुर बेगूसराय में हुई थी, जो एक अपने आप में रोल मॉडल है शायद। जी। वो स्कूल अपने आप में जिला ही नहीं वरन पूरे राज्य में एक बेहतरीन स्कूल के रूप में जाना जाता है। जी सर, जैसे आपने बताया कि परिस्थिति के अनुकूल नहीं आपकी चॉइस रही, लेकिन आज देखा जा रहा है, आज जो युवा पीढ़ी है वो टीचिंग सेक्टर को सेकेंडरी में रख रहे हैं। आज अगर कुछ नहीं हो पा रहा, उनकी थॉट है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो टीचर तो बन ही जाएंगे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं, बहुत से सारे ऐसे स्किल्ड लोग हैं जी, जो कि अपना जॉब छोड़ के टीचिंग प्रोफेशन में आ रहे हैं। बिल्कुल। कोटा में देखिए, दिल्ली में देखिए, हैदराबाद में देखिए, ऐसे शहरों में जहाँ पर कि टीचर की सैलरी अच्छी मिलती है प्राइवेट संस्थानों के द्वारा, तो वहाँ तो अन्य जॉब को छोड़ के लोग टीचिंग में आ रहे हैं। जी। तो फिर मैं ये कैसे मान लूँ कि टीचिंग जो है वो अंतिम उपाय के रूप में है, हारे को हरिनाम वाली बात है, ऐसा भी नहीं है। और टीचिंग की जो ये स्थिति है, लोग टीचिंग की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, इसमें सरकारी नीतियों का भी बहुत योगदान है कि टीचर को अच्छी सैलरी विगत दिनों में नहीं मिलती थी, इसलिए लोग टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। जी। अगर अपने ही राज्य में सरकार के द्वारा अगर शिक्षकों की सेवा शर्त को अच्छा किया जाए, उनकी सैलरी को अच्छा किया जाए, तो निश्चित रूप से लोग टीचर भी बनना चाहते हैं और बनते ही हैं। जी। आज बिहार में 4 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है और पिछले ही साल मतलब 2023 में जी लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है। और सारे शिक्षक ऐसा नहीं है कि सब जो है परिस्थितियों के कारण शिक्षक बने। जी। बहुत सारे ऐसे लोग भी उसमें हैं जो कि किसी दूसरे संस्थान में, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करते थे और उसको छोड़ के शिक्षक बने हैं। तो परिस्थितियां बदली हैं और एक शिक्षक के अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं,
क्योंकि शिक्षा जो है वो समाज में सबसे महत्वपूर्ण काम है। अगर समाज को हम शिक्षित नहीं करेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं और सारे लोग शिक्षा के प्रति इसी तरह का उपेक्षापूर्ण रवैया रखेंगे, जी तो फिर ना समाज आगे बढ़ पाएगा, ना देश हमारा आगे बढ़ पाएगा, और शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जी बिल्कुल। इसलिए इस चीज़ को एक नए तरीके से देखने की ज़रूरत है। शिक्षा जो है वो लास्ट ऑप्शन नहीं है, शिक्षक बनना लास्ट ऑप्शन नहीं है। अगर सेवा शर्तों में सुधार किया जाए, अगर कार्य की परिस्थितियां अच्छी बने, कार्य जो वर्क कल्चर है वो अच्छा बने, जो हमारा वर्क प्लेस है उसमें बेहतर परिस्थितियां हो, तो लोग निश्चित रूप से शिक्षक भी बनना चाहेंगे। ऐसा क्या है जो शिक्षक नहीं बनेंगे? जी जी। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आप स्टूडेंट थे, एज अ स्टूडेंट, और आज आप टीचर हैं, और स्टूडेंट्स में, उस टाइम के स्टूडेंट्स में और आज के विद्यार्थियों में क्या अंतर है? उस टाइम के विद्यार्थी में एक टीचर के प्रति, गुरु के प्रति जी एक बड़ा ही स्पिरिचुअल भाव होता था। हम लोग जैसे शिक्षक को एक अपना आदर्श तो मानते ही थे, एक ईश्वर की तरह से मानते थे कि यही वो व्यक्ति है जो हमको जीवन में लायक बना सकता है। जी तो उनको हम रोल मॉडल तो मानते ही थे, साथ में वो मानते थे कि हमारा फ्रेंड है, फिलोसोफर है, गाइड है, एवरीथिंग। और सच में वो थे भी। टीचर हमको कुछ कह भी देते थे, अगर सख्त लहजे में भी बात करते थे तो खुशी होती थी, क्योंकि ये लगता था कि वो हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज की परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं है। टीचर का रोल जो है वो कहीं ना कहीं कुछ मामलों में बढ़ा भी है, जी और कहीं ना कहीं टीचर जो है अपने आप को उपेक्षित भी महसूस कर रहा है, क्योंकि अब इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए हैं शिक्षा के, जी और वर्क कल्चर भी ऐसा बदला है, और बहुत सारे ऐसी मतलब नियम हैं, नीतियां हैं, जिसके कारण शिक्षक का रोल जो है वो कुछ सिमटता जा रहा है। जी लेकिन फिर भी शिक्षक तो शिक्षक ही है। तो बिना शिक्षक के शिक्षा संभव ही नहीं है। जी कोई बच्चा एक कमरे में बंद होकर सारी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है, बिल्कुल। और उस शिक्षा का वो प्रभाव नहीं हो सकता है जो कि वह शिक्षक के द्वारा अगर शिक्षा प्राप्त करता है तो उसका प्रभाव होगा। जी तो शिक्षक का रोल चेंज हुआ है। पहले शिक्षक होता था, फेलिसिटेटर होता था। आज जो है आज भी और पहले भी शिक्षक फेलिसिटेटर होता था। आज की शिक्षा जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होती जा रही है। जी पहले शिक्षक जो है यूनिलेटरली क्लास में जाकर बच्चों को व्याख्यान विधि से पढ़ाते थे। जी आज जो है बच्चे खुद पढ़ते हैं और शिक्षण के एक से एक तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। माइक्रो टीचिंग है, उसके बाद जो है ग्रुप लर्निंग है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो सर, जैसे आपने बताया कि ढेर सारे ऑनलाइन क्लासेस हो गए हैं और बहुत सारे ट्यूशन्स हैं, तो बच्चे तो ये कह के जा रहे हैं कि हाँ मैं मतलब पढ़ने जा रहे हैं वहाँ बाहर, लेकिन जब उनके रिजल्ट आते हैं तो वो उस लायक नहीं होते हैं। तो पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे पढ़ाई के प्रति रुझारू हो? देखिए, पेरेंट्स का रोल बच्चे के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पेरेंट्स को एक गाइड की तरह से बच्चे के साथ में रहना चाहिए। जी पेरेंट्स को बच्चे की हर गतिविधि का ध्यान रखना चाहिए। बच्चा जो है ओवरनाइट जो है बहुत बड़ा विद्वान नहीं बन सकता है। नहीं। पेरेंट्स को बच्चे को हमेशा जो है अच्छा मार्गदर्शन देना चाहिए, और ये समझना चाहिए पेरेंट्स को कि हर कोई डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता है, और जॉब के एक से एक मतलब प्लेसेस हैं, हर क्षेत्र में जॉब मिल सकता है। तो हमारे बिहार और यूपी में कुछ ही क्षेत्रों में लोग जॉब की तलाश करते हैं, जबकि जॉब के एक से एक क्षेत्र है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। और हर गार्जियन चाहता है कि हमारा बच्चा जो है डॉक्टर, इंजीनियर या कलेक्टर बन जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। बिल्कुल। तो इस लिहाज से गार्जियन को सोचना चाहिए कि जो उसके बच्चे की कैपेबिलिटी है उसके अनुसार उस बच्चे को शुरू से ही उसकी ग्रूमिंग की जाए, उसको उस तरीके से डेवलप किया जाए जी ताकि वह जो है ऐसा ना हो कि
किसी संस्थान में जाए वो और वहाँ पर जो है अपने आप को उपेक्षित महसूस करे, महसूस करें। क्लास में अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करे जी। और उसके दिमाग में निगेटिविटी भर जाए जी। और वह जो है कुछ गलत करने के लिए प्रवृत्त हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कभी भी टीचिंग जो है उसको एक बोझ की तरह से गार्जियन को थोपना नहीं चाहिए बच्चे के ऊपर। जी। गार्जियन को चाहिए कि बच्चे को मोटिवेट करे, जो बच्चे की कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से बच्चे को करने का मौका दे। जी। ये नहीं कि गार्जियन का अपना सपना पूरा नहीं हो पाया तो अपने सपने को गार्जियन जो है बच्चे के ऊपर थोप दे। लेकिन सर ये भी देखा गया है कि बच्चे गार्जियन जो है वो बच्चे के ऊपर जो थोपते हैं सो थोपते हैं, वो टीचर्स के ऊपर भी हावी हो जाते हैं कि टीचर ने ही ऐसा किया, टीचर ने ही नहीं पढ़ाया है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में गार्जियन को खुद सोचना चाहिए कि टीचर जो है वो बच्चे यदि एक्टिव होंगे तो टीचर तो पढ़ाएंगे ही। और अधिकतर मामलों में ऐसा देखा जाता है कि बच्चे ही एक्टिव नहीं होते हैं। जी। टीचर एक्टिव होते हैं और टीचर यदि इनएक्टिव भी है तो बच्चा यदि एक्टिव होगा तो टीचर जो है निश्चित रूप से पढ़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरीके के अगर मिलेंगे, रॉ मटेरियल मिलेंगे तो टीचर को पढ़ाना पड़ेगा या वो टीचर रिप्लेस कर दिया जाएगा। जी। ठीक है। तो गार्जियन को इस तरीके से अपने बच्चे को डेवलप करना चाहिए ताकि वह जो है टीचर का जो मैक्सिमम जो पोटेंशियल है टीचर को का उसको वो हार्नेस कर सके, उसको वो निकाल सके उससे। अब मैं एक टीचर हूँ, मैं क्लास में जाऊँ और बच्चे मुझसे सवाल ही ना पूछें तो मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, चैलेंज नहीं है, तो फिर मेरा जो बेस्ट है वो कैसे बाहर आएगा। जी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस तरह की परिस्थितियाँ बने, बच्चे भी उसी तरीके के हों। जी बिल्कुल। और गार्जियन भी उसी तरीके और के घर का माहौल सबसे बड़ी बात है। यस, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो यह बहुआयामी चीज़ है, इसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं और इसको जो है गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। जी। एक तरफा हम नहीं कह सकते हैं कि टीचर अच्छे नहीं हैं या विद्यालय अच्छा नहीं है, हर तरीके से सोचने की ज़रूरत है इस पर। सर आज डिफरेंट टाइप्स के टेक्निक्स आ गए हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, और आप जब थे पहले के टाइम में और अब के टाइम में कितना अंतर है? हमारे टाइम में लोग जो है क्लासरूम टीचिंग होता था, बुक लर्निंग करते थे। अब जो है बुक लर्निंग तो है ही, अभी भी सबसे बेस्ट जो तरीका होता है पढ़ने का वो बुक लर्निंग है जी। या टीचर के द्वारा क्लासरूम लर्निंग है। तो उसमें बच्चा जो है अधिक से अधिक सीख पाता है। लेकिन ऑप्शंस के तौर पे और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अब तो अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी बच्चे जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। जी। बहुत बच्चों के बारे में मैं सुनता हूँ कि उसने जो है बीपीएससी की तैयारी जो है वो ऑनलाइन माध्यम से ही कर ली, कहीं किसी क्लासरूम कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी उनको। जी। और यहाँ तक कि बहुत ऐसे यूपीएससी टॉपर भी हुए हैं जिन्होंने 2-3 साल पहले किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ाई की थी। जी। और बाद में उन्होंने घर पर ही रहकर सारा प्रिपरेशन किया, जी। जी। तैयारी की। तो ऐसे बच्चे भी सफल हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो ट्रेडिशनल मेथड था, जो पारंपरिक तरीका था शिक्षण का और जो कन्वेंशनल मेथड था, उसमें बहुत दूरगामी परिवर्तन आया है। अब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा यदि रिमोट जगह पे है, किसी दूर दराज के गांव में है तो वो पढ़ नहीं सकता है, वो अभी पढ़ सकता है, अगर केवल उसमें लगन होनी चाहिए। उसका एक कोई गाइड होना चाहिए। जी। अच्छे माहौल में अगर वो रहेगा तो निश्चित रूप से ही पढ़ेगा। सर जहाँ तक देखा गया है और कि इस विद्यालयों में, इवन कॉलेज में भी देखा जाता है कि बच्चों की उपस्थिति बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो इसमें क्या कारण है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है? बच्चों की उपस्थिति ना के बराबर है, इसमें जो है विद्यालय का जो मैनेजमेंट है उसकी उपेक्षापूर्ण रवैया। जी। आप जो है अपने स्कूल में जो अटेंडेंस का आपका क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करते हैं। आपका काम है, विद्यालय का जो मैनेजमेंट है वही आफ्टर ऑल इसमें पहल कर सकता है और बच्चों को स्कूल तक ला सकता है। अदरवाइज आप उसके नाम को ओमिट कर सकते हैं, आप काट सकते हैं। आपके पास 100 तरीके हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो है विद्यालय प्रशासन की शिथिलता नज़र आती है, जिसके कारण बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंचते हैं। जी। और विद्यालय की व्यवस्था जो है, जो विद्यालय का बायलॉज है, उसको अगर सही तरीके से लागू किया जाएगा तो बच्चे क्यों नहीं पहुंचेंगे। जी। और वैसे बच्चे को जो
हमारे स्कूल में महीनों भर तक नहीं आता है तो उसको हम फिर क्यों इंटरटेन करेंगे विद्यालय में? जी क्योंकि आफ्टर ऑल विद्यालय को हम नियम के तहत ही चला सकते हैं। जी, विद्यालय ऐसा नहीं है कि उसको कैजुअली हम नहीं चला सकते हैं। तो जो नियम कानून बने हुए हैं, कायदे हैं, उसको उसका सही तरीके से पालन होना चाहिए और इसमें हर किसी की जिम्मेदारी है। जी चाहे वो प्रिंसिपल हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, गार्जियन हो या जो अधिकारी हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं, सारे लोगों का इसमें दायित्व बनता है कोई विद्यालय की व्यवस्था को सही करे। जी और जिस स्तर पे गड़बड़ी फैलाई जा रही है उसको तुरंत जो है उसका वो करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। जी। मेरा यही मानना है। कोरोना के बाद देखा गया है, कोविड के बाद, ऐसे पहले का भी स्थिति वही था, लेकिन कोविड के बाद देखा गया है कि बच्चे पढ़ाई कम और परसेंटेज, मतलब एजुकेशन सिस्टम की धज्जी जो उड़ना कहते हैं जी जी। कि सब पास के कर रहे हैं, लेकिन अगर उनसे कुछ पूछा जाए तो वो सही से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? यही तो विडंबना है कि एक से एक मार्क्स बच्चे लेके आ रहे हैं। अब इतने लेक्यूना है हमारे सिस्टम में कि बच्चे बहुत अच्छा मार्क्स लेके आ रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, लेकिन उनसे कुछ पूछा जाता है तो परफॉर्मेंस उनका जो है 0 के बराबर होता है। जी। तो यह तो एक बहुत गंभीर प्रश्न है कि हमने किस तरह की व्यवस्था ईजाद की है शिक्षा की कि बच्चे जो है बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन वह जो है किसी काम के नहीं, जी किसी काम के नहीं। तो खास करके कोरोना के टाइम में जो बच्चे घर पे रह के पढ़ते थे तो उन लोगों ने घर पर भी रह के बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जो आपने पूछा कोरोना के टाइम में। गवर्नमेंट टीचर जो हैं उनके बच्चे प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो ये कब कब ये सिचुएशन बदलेगा कि उनके बच्चे भी प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें? ये सिचुएशन तो बदलना ही होगा। अगर ये सिचुएशन नहीं बदलेगा तो फिर हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था जो है प्राइवेट सेक्टर के भरोसे नहीं चल सकता है। यह जो है एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक सच्चाई है। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि जो भी थोड़े पैसे कमाने वाले वर्ग होते हैं, जिनकी भी आमदनी अच्छी होती है, वो चाहते हैं कि अपने बच्चे को बेहतर संस्थानों में भेजें। तो ऐसा नहीं है कि उन सारे संस्थानों में बेहतर पढ़ाई होती है और बेहतर शिक्षक हैं, ऐसा भी नहीं है। जी। वहाँ का वर्क कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। हमारे सरकारी विद्यालयों में एक से एक क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं जिनके पास अच्छी डिग्रियां होती हैं, अच्छे कॉलेजों की डिग्रियां होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम वर्क कल्चर के मामले में, जो हमारी कार्य संस्कृति है, इसके मामले में पीछे रह जाते हैं। तो इस मामले में सभी लोगों को, जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे अधिकारी हों, शिक्षक हों, समाज हो या छात्र हो, सबको इसमें सोचना होगा। नहीं तो प्राइवेट संस्थान के बदौलत हम चाहेंगे कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन ले आएँ, तो ये संभव नहीं है। फिर एजुकेशन जो है लिमिटेड लोगों के चीज़ हो जाएगी। लिमिटेड बच्चे ही अच्छे संस्थानों में पढ़ेंगे और लिमिटेड बच्चे ही कुछ कर पाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि समाज में मास लेवल पे शिक्षा फैले, इक्वलिटी आए, अगर यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करें, हम समान स्कूलिंग प्रणाली जिसको कहते हैं, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, तो इसकी बात अगर हम करेंगे तो हमको निश्चित रूप से सरकारी जो सेवक हैं या जो भी लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट में ही काम करते हैं, उनको भी चाहिए कि सरकारी जो हमारा सिस्टम है उसमें फेथ होना चाहिए। तो निश्चित रूप से बच्चे, जब अच्छे बच्चे सरकारी स्कूलों में पहुंचेंगे तभी उनको, जो कमज़ोर बच्चे हैं, तो उनको एक कंपटीशन मिलेगा और उनको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तो मैं तो देखा हूँ कि पहले तो अधिकतर बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। पहले। इधर कुछ वर्षों में ये स्थिति बदली है जी। इतने प्राइवेट स्कूल्स खुले हैं तो इनमें बच्चे भी ढेर सारे जाते हैं, लेकिन पहले तो आज से 20 वर्ष पहले या 15 वर्ष पहले जब मैं छात्र हुआ करता था तो उस समय तो सरकारी स्कूलों में ही बच्चे पढ़ते थे और एक से एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक करते थे। एक से एक कवि, लेखक, इतने बड़े दार्शनिक सारे कहाँ पढ़े हुए हैं, सब प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे। बिल्कुल। तो इस दिशा में सारे लोगों को सोचने की जरूरत है, नहीं तो शिक्षा व्यवस्था चल नहीं सकती है इस तरीके से, क्योंकि हमारा देश एक गरीब देश है। हमारा देश जो है, अभी यहाँ अधिकतर लोग जो है वो केवल लिखना जानते हैं। जी।
एडुकेटेड उनको नहीं कहा जा सकता है। तो एडुकेटेड वो तभी बनेंगे जब सरकारी सिस्टम इस तरह का हो कि सारे लोगों को एडुकेशन मिले, एडुकेशन फॉर ऑल ऐसा हो। तो एडुकेशन फॉर लिमिटेड लोगों के लिए अगर एडुकेशन होगा तो फिर मुश्किल है। चल नहीं सकता है, देश हमारा चल नहीं सकता है। जी जी। अभी आप एज अ शिक्षक आप गवर्नमेंट स्कूल में कार्यरत हैं जी। और आप अब प्रधानाध्यापक के पद पर अब चयनित हो गया तो आप पोस्ट पे आप जाएंगे, तो आपकी गतिविधि कैसी होगी अब की और अब इसके बाद की? पहले मैं एक टीम का सदस्य था, जी। एक शिक्षक के रूप में, वहाँ भी दायित्व का निर्वाह करना था। जी। अब टीम लीडर बनूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि टीम का सदस्य नहीं हो, जी जी। टीम लीडर भी टीम का सदस्य ही होता है। वो फर्स्ट एमंग इक्वल्स होता है। तो इस तरीके से मेरा काम होगा कि हमारे जितने भी टीचर होंगे या जितने भी स्टाफ होंगे, जो भी बच्चे होंगे, सबके साथ एक कोलैबोरेशन बना के चलना है। जी। एक जो है गिव एंड टेक वाली पॉलिसी होगी, एक उनके साथ सामंजस्य बना के चलना है ताकि हम जो है बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। दूसरा मेरा ये मानना है कि आप किसी भी विद्यालय में या किसी भी संस्थान में हैं तो वहाँ अनुशासन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज़ जो महत्वपूर्ण होता है वह होता है कम्युनिकेशन। तो टीचर के बीच में, टीचर और प्रिंसिपल के बीच में, टीचर मैनेजमेंट के बीच में, बच्चों और टीचर के बीच, इवन टीचर हर लेवल पे कम्युनिकेशन होना चाहिए। जी। हर लेवल पे फीडबैक मिलना चाहिए, कौन क्या कर रहा है, कहाँ कमी रह जा रही है। तो इसकी जो है एक मैकेनिज्म इसका होना चाहिए। और जब ये सारे फीडबैक हमको मिलेंगे फिर उसमें हम सुधार कर सकते हैं। तो अनुशासन को मैं मानता हूँ कि विद्यालयों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यालय एक ऐसा जगह है जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और जहाँ गार्जियन जो है बड़ा उम्मीद के साथ भेजते हैं बच्चों को कि वहाँ से हमारे बच्चे निकलेंगे तो संस्कारी बन के निकलेंगे, शिक्षित बन के निकलेंगे, सर्वांगीण विकास, एक देश का एक जिम्मेदार नागरिक बन के निकलेंगे, एक सर्वांगीण विकास होगा उनका। तो विद्यालय का एक काम है कि इस तरह की व्यवस्था वहाँ की जाए ताकि बच्चों का मानसिक विकास हो सके, आध्यात्मिक विकास हो सके, वैचारिक विकास हो सके और शारीरिक विकास भी हो सके। जी। ऐसा नहीं है कि शारीरिक विकास ना हो, खेलकूद की गतिविधि ना हो, खेलकूद भी होना चाहिए और निरंतर होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खेल में आगे कर सकते हैं, तो उनको उसी क्षेत्र में मोटिवेट किया जाए कि हर किसी से हम चाहेंगे कि एक ही तरह का काम वो करे, एक ही फील्ड में वो आगे बढ़े, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जो बच्चा हमारा खेल में अच्छा कर रहा है उसको खेल के तरफ हम ले जाएंगे, जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा कर रहा है तो उसके पोटेंशियल को हम समझने का प्रयास करेंगे जी। कि क्या उसके अंदर पोटेंशियल है, वह किस चीज़ के लिए बना है जी। तो उस अनुसार से उस बच्चे पे काम किया जाएगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आया और आपको ये पता चला कि आप बिहार टॉप हैं, तो उस टाइम का क्या रिएक्शन था, क्या सोचे, क्या अनुभव रहा? देखिए, परीक्षा के बाद जब आंसर की मैंने मिलाया था तो मुझे लग गया था कि टॉप में रहूँगा मैं। अच्छा। और लेकिन ये पता नहीं था कि टॉप करूँगा, फर्स्ट पोजीशन आएगा। तो जब मित्रों से ये जानकारी हुई मुझे कि आप टॉप किए हैं, बड़ा अच्छा ही लगा, सुखद अनुभव हुआ कि चलो बिहार लेवल का एग्जामिनेशन था, टॉप किया है। तो टॉप करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके साथ में जो जिम्मेदारियां आती हैं, जो समाज की अपेक्षाएं हैं, उसको पूरा करना मैं समझता हूँ कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी सर, एक क्वेश्चन है कि पीटीएम की बात जहाँ तक है, प्राइवेट सेक्टर में अक्सर होता है और मैंने नज़दीक से देखा है कि पेरेंट्स जाते हैं पीटीएम के लिए, लेकिन मैं चाहूँगी कि कुछ टिप्स बताएं आप कि पेरेंट्स को टीचर से पूछना क्या है। वो मार्कशीट देखे क्या है नहीं है बस, लेकिन जो मेन मुद्दा होता है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस जगह तक पेरेंट्स नहीं पहुँच पाते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों से फीडबैक लें, रोज़ अपने बच्चे से कम्युनिकेशन उनका हो। बच्चे को आप स्कूल भेजते हैं तो आपकी ड्यूटी है कि स्कूल में क्या बच्चा कर रहा है, तो उसका एक आपके पास भी जानकारी उसकी रहनी चाहिए कि बच्चा आपका क्या कर रहा है जी। तभी तो आपको पता चलेगा कि स्कूल में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, स्कूल में क्या कमी है, कहाँ कमी है। और निश्चित रूप से गार्जियन को चाहिए कि टीचर को कटघरे में ना खड़ा करे जी। आप जो है टीचर से बेस्ट तभी ले सकते हैं जब उनका आप सम्मान करेंगे। समाज में आज टीचर जो है उपेक्षित महसूस करता है, हर चीज़ का ठिकरा टीचर के ऊपर दिया जाता है। बिल्कुल। तो समाज भी टीचर को अच्छी नज़र से आज नहीं देख रहा है। इसमें कहीं ना कहीं टीचर का भी
दोष है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप टीचर से तभी अच्छा परफॉर्मेंस ले सकते हैं जब आप उसको सम्मान देंगे। तो सम्मान की ज़रूरत है। हमारा देश जो है यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा का देश रहा है। जी, गुरुकुल। गुरु के एक इशारे पे शिक्षक जो है वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। तो इस तरह के उदाहरण हमारे देश में भरे पड़े हैं। तो आप शिक्षक से सम्मानपूर्वक बात करें, आप तभी उनसे कुछ सीख सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। जी सर, हमारे स्टूडियो के माध्यम से जो बच्चे और जो टीचर्स तैयारी में लगे हुए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको हम कहना चाहेंगे कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। नॉलेज इज पावर। ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। जी। और ज्ञान ही वो चीज़ है जिसके बदौलत हमारा देश आगे बढ़ सकता है। जी। हमारे देश में शुरू से ही आज़ादी के बाद से एक संस्थान खोले गए और आज वो रेप्यूटेड संस्थान है। सरकारी सेक्टर में ही ऐसे संस्थान हमारे देश में आज हैं जो कि विश्व स्तर के हैं। जी। और उसी के बच्चे निकल के दुनिया में अच्छे अच्छे पोजीशंस पे हैं, अच्छे अच्छे जॉब्स में हैं। जी। तो निश्चित रूप से बच्चों को जो है वो नॉलेज गेन करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि नॉलेज का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। जी। कोई विकल्प नहीं हो सकता है। तो अल्टीमेटली हमको जो समाज में या जो अपने लाइफ में जो एज मिलता है दूसरे के अपेक्षा, वो नॉलेज से ही मिलता है। जी। और नॉलेज इज नॉट ओनली पावर, नॉलेज इज मनी। अब तो हम देख रहे हैं कि जिसके पास नॉलेज है वही पावरफुल है, बिल्कुल। वही जो है रिच है। तो नॉलेज होना चाहिए। जी। अभी के एजुकेशन सिस्टम में और आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में आप एजुकेशन सिस्टम को कहाँ देखना चाहते हैं, किस तरह से देखना चाहते हैं? मैं देखना चाहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम जो है एक बैलेंस्ड तरीके से चले और कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हो। ऐसा नहीं हो कि एक अंग्रेज़ों के समय में एक वुड्स डिस्पैच आया था, उसमें जो है फिल्टर्ड एजुकेशन की बात होती थी। जी। कि उसका मानना था कि एजुकेशन जो है कुछ जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको शिक्षित किया जाएगा, एडुकेटेड किया जाएगा, तो फिर फिल्ट्रेट होकर वह शिक्षा जो है निचले लेवल्स तक पहुंचेगी। तो यह संभव नहीं है, यह अंग्रेज़ों का समय नहीं है। आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। आप अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं बनाएंगे जहां एडुकेशन फॉर ऑल हो और जहां गरीबों के बच्चों के लिए भी वही शिक्षा उपलब्ध हो जो कि अमीरों के बच्चों के लिए, तो आपको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। आपको शिक्षा के क्षेत्र को निश्चित रूप से प्रायोरिटी देनी होगी, अन्यथा आप जो है अपने देश को बहुत आगे नहीं ले जा सकते हैं। जी। शिक्षा ही वो आधार है जिसपे हमारे देश का महल खड़ा हो सकता है। बिल्कुल। और वो आधार यदि कमज़ोर हो गया तो हमारा देश कहीं नहीं जाएगा। जी सर, एमबी फोकस की तरफ से आपको आगामी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और एमबी फोकस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद।